हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और एक बार आपका फिर से स्वागत है केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस और ये जो वीडियो है महात्मा गांधी के विचारों को लेकर है। और आज हम इनका जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं और उसमें हम देखेंगे महात्मा गांधी के सत्याग्रह और राज्य संबंधी विचार। तो अब हम देखेंगे सत्याग्रह क्या है, ठीक है ना। वैसे अगर इसको अच्छे से तोड़ के देखें तो सत्य के लिए आग्रह आता है, यानी सत्य के लिए आगे आना, सत्य के लिए आगे आना। अब इस संबंध में आप अच्छे से समझना है कि सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन है, यानी गांधी जी के द्वारा ये बहुत ही मिसाल के तौर पे ये शब्द और ये विचार इसके बारे में दिए हैं। स्वयं गांधी जी ने इनके बारे में कहा, सत्याग्रह के बारे में, कि अपने विरोधियों को दुख या दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। यानी सत्य के लिए हमें भले ही दुख और पीड़ा से गुजरना पड़े, लेकिन सत्य के लिए हम आगे होकर आएंगे और जब तक सत्य की विजय नहीं होती तब तक हम उसके लिए परिश्रम करेंगे। तो सत्याग्रह की ये भावार्थ है जो इससे अर्थ निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि सत्याग्रह में यहाँ पे दो तरह की बातें आती हैं, ठीक है ना। वो आपको ध्यान रखना है कि एक तो सत्याग्रह को हम, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, यानी दो अर्थ में मतलब निकालते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है। और एक हम सीधा सा इसका देखेंगे कि सत्याग्रह। अब इसमें ध्यान रखना, ये दो शब्द हैं, इसको आप समझते हैं कि कुछ लोग सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध भी मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी अलग है, दोनों के विचार काफ़ी अलग दिखते हैं। क्या देखो, विचार अलग है तो वो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। जो सत्याग्रह का होता है वह हिंसा को अगर देखें तो सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है, उसके पथ पे चलता है और इसके लिए वह कार्य ही नहीं करता, उसके मन में भी वो भावार्थ होते हैं अहिंसा को लेकर। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं करता है। जो सत्याग्रही है, जो सत्य के रास्ते पे चल रहा है। किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध की जब हम बात करें तो इसको आप समझना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण किसी, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी कारण से किसी कार्य के अयोग्य है या निर्बल है, तो अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है और मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। तो यहाँ पे ये बात आती है, आप एक अच्छे से समझना कि अहिंसा है वह कार्यों के और विचारों के तौर पे व्यक्ति, एक व्यक्ति के कार्यों में भी अहिंसा का बोध होता है और विचारों में भी, उसके भावार्थ में भी अहिंसा रहती है, वो सत्याग्रह की ओर होता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध, ऐसा कोई व्यक्ति जो निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लेता है तो वो अपने कार्यों के प्रति या अपने कार्यों के लिए वो अहिंसा का पालन करेगा, लेकिन उसको व्यवहार में या भावनात्मक रूप में ये इस पथ पे नहीं चल पाता है। नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध है वह निर्बल का, क्योंकि यहाँ पे बात ये आ रही है कि सत्य के लिए जब आगे बढ़ना है, सत्याग्रह के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं। एक तो पूरी तरह से सत्य के प्रति समर्पित और मन वचन कर्म के साथ साथ सत्य के प्रति आगे रहता है, कार्यों को लेकर हो या अपने मन में विचार किसी के लेकर हो, किसी के मन में भी दुर्भावना नहीं आती है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है कि गलती जो हो रही है उसका चुपचाप में उसको सहन करना, और इस तरह से निष्क्रिय प्रतिरोध कहीं ना कहीं जो निर्बल व्यक्ति है ना वो उसका सहारा लेते हैं। इस बारे में निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अंधविश्वास या अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इसका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रही या सत्याग्रह क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सत्याग्रही है या सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहा है, सत्य के रास्ते पे चल रहा है, तो इसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो एक सत्याग्रही के क्या गुण हैं
वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें गुण होता है वो आप ध्यान रखेंगे, अनुशासन। सबसे पहला गांधी जी ने कहा कि जो सत्याग्रही है वह पहला उसका एक ही जो गुण होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अनुशासन। बिल्कुल सही आपने सुना है, क्योंकि सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। उसके अनुसार सत्याग्रही के लिए आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो। दूसरा गुण यहाँ पे क्या बताया है, सत्य के पथ पर चलने वाला हो, सत्य के रास्ते पर चलने वाला हो, अनुशासन में अभ्यस्त हो तथा मनसा वांछा और कर्मणा में अहिंसा में विश्वास रखता हो। तीसरी यहाँ पे बात आती है अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पे चलेगा और अहिंसा के लिए मन, वचन और कर्म, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यानी वह कोई भी काम करेगा तो उस काम को लेकर भी उसके मन में हिंसा नहीं आएगी। यानी जैसे मैं किसी के बारे में गलत करूँगा भी नहीं, गलत सोचूंगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से है कि मन, वचन और कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, तभी हम कहेंगे कि ये तीन जो महत्वपूर्ण गुण हैं वह एक सत्याग्रही में होते हैं। यानी एक कोई व्यक्ति सत्याग्रही है तो उसके अंतर्गत क्या अच्छे गुण होने चाहिए, अनुशासन, सत्य के पथ पे चलने वाला और अहिंसा का मार्ग अपनाने वाला। मन, वचन और कर्म पूरे तरह से मानव है वो अहिंसा के प्रति समर्पित। इस तरह से सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट और झूठ का सहारा नहीं लेगा, और इस वजह पर वह यहाँ पे बात कही गई है कि वह जो कुछ करता है खुले रूप में करेगा, यानी गुप्त रूप में नहीं करेगा। अपनी कमजोरियों और भूलों को वह छुपाएगा नहीं, स्वीकार करेगा और उसी के साथ वो आगे बढ़ेगा। तो गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने कि एक व्यक्ति सत्याग्रही है तो उसके लिए गांधी जी ने 11 नियम बताए थे, और ये 11 नियम किसमें उन्होंने बताए, हिंद स्वराज्य के अंतर्गत उन्होंने एक सत्याग्रही के लिए 11 नियमों को पालन, या हम ये कहें कि इन नियमों को उन्होंने कहा था 11 व्रतों को पालन का उन्होंने कहा कि एक सत्याग्रही है वो उन 11 व्रतों का पालन करेगा। 11 नियम उनके लिए बनाए थे। तो अब इस तरह से आप ये समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एक सत्याग्रही के तौर पे तो हमने ये जान लिया, अब सत्याग्रह किस किस तरह का हो सकता है। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए लड़ना है, तो ये इस तरह से ये सत्य के लिए लड़ने की ये जो कह सकते हैं कि सत्याग्रह कितने रूप का हो सकता है, विभिन्न। तो अब हम देखेंगे सत्याग्रह के विभिन्न रूप, जो इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाइएगा। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सत्याग्रह भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। असहयोग आंदोलन, हाँ बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल। दूसरा सत्याग्रह हो सकता है सविनय, अवज्ञा आंदोलन। तीसरा यहाँ पे हो सकता है हिजरत, या हम इसको एक और नाम दे सकते हैं प्रवर्जन। अनशन, अनशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो रहता है हड़ताल, और हड़ताल के बाद इम्पोर्टेंट जो था वो यही है। मतलब अब हम समझेंगे कि सत्याग्रह कितने प्रकार का हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह विभिन्न संदर्भों में उपयोग में लिया जा सकता है सत्य के रास्ते पर चलने के लिए। तो पहला है गांधी जी, हाँ बिल्कुल आपको पता होगा, गांधी जी ने इसका सहारा लिया था 1920 और 21 में, हाँ बिल्कुल।
जब यहाँ पे बात आती है, गांधी जी ने कहा कि गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण या अत्याचार किया जा सकता है। तो अगर किसी राज्य के द्वारा जनता पर शोषण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे, जैसे हम जिस सरकार से जुड़े, अगर सरकार हमारा शोषण कर रही है तो हमने सरकार के काम और सरकार के कार्यों में सहयोग करना छोड़ दिया, सरकार के कुछ भी काम को हम नहीं करेंगे, सब काम छोड़ दिया, यानी हम उसके कार्यों के प्रति असहयोग करेंगे। तो यही असहयोग आंदोलन भी चला था, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग किया था। ऐसी स्थिति में जब शासन के कार्य नहीं किए जा सकेंगे और यही एक रास्ता है और इसी के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रतिरोध का सामना गांधी जी ने किया था और ये सत्याग्रह के रास्ते के ऊपर चलने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, एक रूप कह सकते हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, हाँ बिल्कुल 1931 के आसपास गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था। अब ये भी आप समझना, सविनय यानी विनम्रतापूर्वक किसी की आज्ञा को नहीं मानना। हाँ आपको पता होगा दांडी मार्च, नमक बनाना गैर कानूनी था, लेकिन गांधी जी ने बिना हिंसा के शांतिपूर्वक दांडी मार्च के द्वारा साबरमती आश्रम, ठीक है ना, पहुंचकर, आपको ध्यान होगा, इस तरह से उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, यानी बिना किसी हिंसा के अहिंसक होकर अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये उन्हें उस चीज़ को पता लगाने, यानी अंग्रेजों को इस चीज़ का कह सकते हैं कि उनको मालूम करवाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण न करे, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, अन्यथा कुछ व्यक्ति सबको ले और कुछ व्यक्ति उस महत्वपूर्ण व्रत या इस रास्ते का या कह सकते हैं सत्याग्रह के इस पथ का गलत उपयोग कर हिंसा का सहारा ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति ही इसका सहारा ले सकते हैं और ये बात सत्याग्रह के लिए नहीं वरन नेता द्वारा निश्चित की जानी चाहिए कि कौन से व्यक्ति इससे जुड़ेंगे, और स्वयं गांधी जी ने इसका बहुत अच्छे से इस कार्य को किया था। नेक्स्ट है हिजरत या प्रवर्सन, और ये भी ध्यान रखना अंग्रेजों के खिलाफ ये व्यवस्था थी, अंग्रेजों के कानूनी व्यवस्था, उस गलत कानून को तोड़ने के लिए। अब हिजरत बिल्कुल आपको पता होगा, किसी अन्यायी व्यवस्था के अंतर्गत हम उस अन्याय व्यक्ति का सहयोग न देकर उससे पलायन या उस चीज़ को वहाँ से त्याग करके निकल जाते हैं। हिजरत यानी इसको बेहतर समझते हैं, हिजरत का मतलब होता है स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग, समझना अच्छे से आप, स्वैच्छिक त्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हो, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रहते हो, अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हो, उसके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। और गांधी जी ने बिल्कुल 1918 बारडोली, बिल्कुल पता होगा आपको बारडोली, ठीक है ना, बारडोली, और 1939 में विठलगढ़ में, विठलगढ़ में गांधी जी ने इस पद का प्रयोग किया था, ठीक है ना, यानी इस सत्याग्रही के इस कह सकते शस्त्र का प्रयोग किया था, हिजरत का। इसके द्वारा भी मैंने बताया कि कोई ऐसी व्यवस्था जहां पर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और उस गलत काम में हमसे सहयोग की अपेक्षा की जाती है, तो हम उस गलत काम में सहयोग नहीं करेंगे, हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी सम्मान और अपने महत्व को बनाए रखने के लिए हम उस स्थान को स्वेच्छा से छोड़ के कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, तो ये हिजरत कहलाता है। इसके द्वारा हम कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने की ओर बढ़ते हैं। फिर है अनशन, अनशन तो आपको पता होगा, व्रत, उपवास कह सकते हैं। ये किसी अत्याचारी व्यक्ति के हृदय को बदलने के लिए अहिंसा के तौर पे अनशन या अनशन किया जाता है, इसको समझेंगे। सत्याग्रह का अन्य रूप अनशन है, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल गलत तरीके से कुछ गलत मांगों के लिए अनशन पे बैठ जाते हैं और ये बहुत ही गलत है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे। गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह का ये जो बहुत ही उग्र अस्त्र है, बहुत ही उग्र अस्त्र है, यानी हथियार है। इसका विचार था कि उन्होंने अपनाने में, यानी इस अनशन को अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि और अत्याचार जो सामने वाला व्यक्ति उसके हृदय को बदलने के लिए
इस सत्याग्रह के रूप को अपनाया जाता, किसी सामने वाले व्यक्ति के आपको पता होगा गांधी जी ने अनशन किया था, अंग्रेजों के अत्याचार, शोषण और कार्यों के प्रति उन्होंने अनशन पे बैठे थे। इस तरह से सामने वाले का मन, विचार और हृदय बदलने के लिए होता है। तो कुछ, लेकिन आज के समय बहुत ही गलत उपयोग हो रहा है, इस बारे में कहा है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये आप समझ लेना, हड़ताल। बिल्कुल हड़ताल, और हड़ताल का तो आपने देखा होगा आज इस समय सत्य के लिए जो ये रूप था, ये रास्ता था, लेकिन आज इसका गलत उपयोग हो रहा है। क्यों? तो ध्यान से समझना है। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाज साथियों और समाजवादियों से बिल्कुल भिन्न था। किस रूप में? तो गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है, आत्मशुद्धि के लिए, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहते हुए विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना। हड़ताल का मतलब होता है कि सामने वाला हमारे साथ अत्याचार गलत कराया तो उसको इस चीज़ का फील करवाना, यानी हम खुद दर्द को चाहेंगे लेकिन सामने वाले का हृदय बदल के रहेंगे, ये है हड़ताल। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा एक पथ रास्ता है, आत्मशुद्धि का एक तरीका है, लेकिन इसका गलत उपयोग भी हो जाता है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम आगे समझते हैं कि गांधी जी राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, राज्य को व्यक्ति के संदर्भ में कितना महत्व देते हैं, ये आप ध्यान से समझेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि गांधी जी बाकी जो विचारक है अराजकतावादी, उनके समान ही लगभग समझे जाते हैं। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि गांधी जी ने कहा कि राज्य क्यों है। राज्य को एक चीज़ आप ध्यान रखना, अच्छे से नोट कर लेना, गांधी जी ने राज्य को साधन कहा है। राज्य को क्या कहा है? साधन। यानी गांधी ने कहा कि राज्य है वो एक साधन के तौर पे, क्या है? साधन के तौर पे है, और मनुष्य क्या है? साध्य है। तो इस तरह से समझ गए होंगे, मनुष्य साध्य है, मनुष्य एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन है वो राज्य होगा। तो आप ध्यान रखना, गांधी जी ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन कहा है, और इस तरह से कहा है कि राज्य व्यक्ति के लिए आया है, व्यक्ति के कल्याण के लिए आया है, और ये कदापि नहीं है कि व्यक्ति राज्य के लिए है। राज्य व्यक्ति के लिए आया है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं आया है। समझ रहे ना चीज, शब्दों का फेर, कि जो राज्य है वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के विकास के लिए, और व्यक्ति के लिए आया है, ठीक है ना। और इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए हो गया, लेकिन ये कदापि ना समझें कि जो व्यक्ति है वह राज्य के लिए हो। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, राज्य व्यक्ति के लिए है, ये चीज समझ लेना। समझ गए? राज्य व्यक्ति के अस्तित्व के लिए, ये सब विचार है वो महात्मा गांधी जी के हैं। अब हम इनको अच्छे से समझते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, बिल्कुल सही। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, समझ गए ना। राज्य की उत्पत्ति, राज्य किस लिए है? मनुष्य के लिए है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं है, समझ गए होंगे। तो गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मानते थे। गांधी जी राज्य को ध्यान रखना क्या मानते थे? समाज एवं जन कल्याण का साधन मानते थे। और समाज में कौन होता है? समाज में व्यक्ति होता है, और समाज का कल्याण यानी जन कल्याण, मनुष्य का कल्याण। तो इनके मनुष्य के कल्याण के लिए राज्य आया है, तो राज्य एक साधन हो गया। अब इस तरह से अगर राज्य व्यक्ति से ज़्यादा महत्व
शील हो जाए तो यह व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। तो गांधी जी ने कुछ विशेष कंडीशन में राज्य का विरोध किया है कि राज्य न हो तो ही बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे या समझेंगे कि गांधी जी और राज्य का कब कब विरोध किया गया, राज्य का जो पावर है, राज्य की सत्ता का विरोध किया गया। तो किस कंडीशन में गांधी जी राज्य की सत्ता का विरोध करते हैं वो हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। राज्य है वो व्यक्ति को नैतिक रास्ते पर नहीं ले जा पाता है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छा और कामनाओं पर निर्भर है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छा और कामनाओं पर निर्भर है। लेकिन राज्य संगठित शक्ति पर आधारित होने के कारण राज्य एक बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति के बाहरी कार्य करता है। इस तरह से राज्य है वो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए कदापि सही नहीं है। यहाँ पे जब राज्य है वो व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं कर सकता तो राज्य क्यों हो। समझ गए पहला पॉइंट। ये समझ गए हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब जानते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक के तौर पे, दार्शनिक के तौर पे और इसको अपनाने वाले विचारक कहा जाता है। यानी ये इनका एक अस्त्र था और इन्होंने पूरे विश्व को इसका पावर और इसका महत्व समझाया था। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य को एक हिंसा मूलक समाज या संगठन समझते थे। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य होगा तो हिंसा होगी, क्योंकि राज्य हिंसा की जड़ है और इस तरह से इन्हीं कारणों के द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। हिंसा मूलक संगठन है, जब वह हिंसा करवाने वाले एक शख्स हैं तो इस शख्स की वजह से इसका विरोध किया जाना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं करने देता है, व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध कर सकता है। यानी यह कहा गया है कि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने पर व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध कर सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर राज्य का पावर ज़्यादा हो या राज्य के पास काम करने की ज़्यादा क्षेत्र आ जाए, ज़्यादा दायरा, व्यक्ति से ज़्यादा राज्य को छूट मिल जाए और व्यक्ति राज्य ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और राज्य के पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभाने का अवसर आएगा, तब व्यक्ति को वहाँ पर महत्वहीन समझा जाएगा, व्यक्ति का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अगर राज्य ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, व्यक्ति का विकास रुक जाएगा क्योंकि राज्य उस पर हावी हो जाएगा। इस वजह पर गांधी जी चाहते हैं कि राज्य न हो या राज्य का विरोध ये होना स्वाभाविक है। समझ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो एक सिंपल सी बात ये आती है कि राज्य के प्रति अपने इसी दृष्टिकोण के कारण गांधी जी राज्य के कार्य क्षेत्रों को कम से कम करने के पक्ष में थे और गांधी जी चाहते थे कि जितना कम, यानी गांधी जी कहते थे कि राज्य जितना कम काम करेगा व्यक्ति को उतने ही ज़्यादा बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि गांधी जी ये कभी नहीं चाहते थे कि राज्य हो ही नहीं, वे चाहते थे कि राज्य होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है कि वह
बिना किसी सहयोग के सब कुछ कर ले, उसी ज़रूरत है समाज की और एक ऐसे वातावरण की जिसमें वो रहकर अपना उज्जवल विकास कर सके। इसलिए राज्य होना जरूरत है, लेकिन राज्य को ज़्यादा अधिकार न दिया जाए। यानी यहाँ पे एक बात आती है, जो अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कौन कहते हैं? अराजकतावादी, जिसके अंतर्गत गांधी जी भी आते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि गांधी जी के अकॉर्डिंग आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। गांधी जी ने एक राम राज्य की कल्पना की थी, कहा था कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जैसा राम के राज्य के तौर पे है, एक ऐसा राज्य जिसमें सब कुछ सुविधा संपन्न और व्यवस्थित रूप में हो, अहिंसात्मक रूप में कार्य हो। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बेहतर तरीके से और अच्छे से समझेंगे आगे वाले आने वाले टॉपिक को। तब तक के लिए इस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स को आगे से आगे शेयर करें और इसको समझें, नोट भी करें। ठीक है ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।